हाँ जी बच्चे, आज हम लास्ट वीडियो देख रहे हैं। तो इसके अंदर डिफरेंशिएबिलिटी की भी सारी थ्योरम्स करवा दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे उसके लिए आप जस्ट कल वाली थ्योरम जो लास्ट में मैंने डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखवाया था और कंटिन्यूटी की एक डेफिनेशन और समझाई थी, तो वो आप देख लें पहले, उसके बाद आज वाली वीडियो देखना स्टार्ट करना। तो बच्चे पहली थ्योरम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरम में क्या कह रहा है, इफ़ एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए से बी, यानी एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी इंटरवल में परिभाषित है, डिफाइन किया गया है। इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी, और वो सी पॉइंट किस इंटरवल में है, ए से बी के ओपन इंटरवल में। तो बच्चे एफ जो है वो हमें डिफरेंशिएबल दिया हुआ है और किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और वो सी पॉइंट लाई कर रहा है ए से बी इंटरवल के बीच में। तो कहता देन एफ इज कंटिन्यूज एट सी, तो कहता एफ को कंटिन्यूज प्रूव करो, सतत प्रूव करो सी पॉइंट पर, बट नॉट कन्वर्सली। तो बच्चे पहले केस के अंदर तो हम f को c पर डिफरेंशिएबल लेकर चलेंगे और उस f को c पर कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, और फिर कन्वर्स के अंदर हम खुद से एक ऐसा एग्जांपल देंगे जो कि कंटिन्यूस तो हो पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो देखते हैं खैर कन्वर्स कैसे करेंगे। पहले स्टार्टिंग करते हैं इसकी। तो सबसे पहले गिवन f हमें डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है c पॉइंट पर। तो बच्चे कल मैंने आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखवाया था c पॉइंट पर। तो फॉर्मूला होता है f डैश c बराबर लिमिट x टेंडिंग्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये चीज़ तो हमें गिवन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फिर प्रूव क्या करना है कि f कंटिन्यूस फंक्शन बन जाए किस पॉइंट पर, c पर। अब कल मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कंटिन्यूस की, नीचे नीचे जब अपने लास्ट वीडियो देखोगे तो सी पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन थी लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। ये इतनी इतनी चीज़ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, और ये चीज़ फंक्शन की सी पर वैल्यू। तो अगर ये पूरी चीज़ अपने प्रूव कर दें तो एफ नाम का फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा सी पॉइंट पर। तो बच्चे सोचो, अगर ये लाइन प्रूव करनी है तो इससे जस्ट पहले का स्टेप हमें क्या प्रूव करना होगा, ये स्टेप इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। तो मैंने क्या लिखा, इस लाइन को प्रूव करने के लिए मुझे सिद्ध क्या करना पड़ेगा, तो फॉर दिस वी विल प्रूव लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स, ये प्लस का एफ सी उधर लेकर गए तो माइनस का हो गया, और इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 0। तो अब मेरे को बस ये लाइन प्रूव करनी है। अगर ये प्रूव हो गई तो माइनस का स्टेप उधर ले जाऊंगा, ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, और अगर ये प्रूव हो जाएगी तो फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा। तो देखो एलएचएस बुला लिया मैंने, एलएचएस को बुला लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में x माइनस सी से डिवाइड कर दिया और x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। एक कसम से ये स्टेप कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये स्टेप और ये स्टेप बराबर ही है। उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू सी इतने पूरे पर सेपरेट अलग कर दी और इस पे सेपरेट अलग कर दी, तो ये देखो लिमिट अलग अलग हो गई। फिर बच्चे इतनी इतनी चीज़ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, तो ध्यान से देखो, इतने इतने चीज़ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में एफ डैश सी के बराबर है, तो मैंने इतनी इतनी चीज़ को एफ डैश सी रख दिया। और बच्चे ये स्टेप चल ही रहा है। और लिमिट कब अप्लाई करते हैं, जब कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आपने x के बदले c यहाँ पर पुट कर दिया, तो c माइनस सी कट कटाकर 0, 0 इंटू कुछ भी 0। तो कुल मिलाकर LHS को लेकर चले थे, सोल्व किया और इक्वल टू 0 आ गया, यानी RHS आ गई। तो इसका मतलब ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव हो गई। अगर ये चीज़ इसके इक्वल हो गई तो माइनस का FC उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये लाइन प्रूव हो गई। और यही किसकी डेफिनेशन है, कंटिन्यूस फंक्शन की, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो बच्चे आर्टिकल खत्म हो गया कि f नाम का फंक्शन अगर a से b इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है वो फंक्शन सी पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा। ये ABCD मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई भी हुई है कि अगर आप BSc थर्ड ईयर में हो तो आप सेकंड ईयर में पास हो, तो इसका मतलब अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर को कर रहे हो तो पक्की बात है वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। पर अब सोचो, अगर आप सेकंड ईयर में हो तो थर्ड ईयर में जा भी सकते हो और नहीं भी, तो उसने यही पूछा है बट नॉट कन्वर्सली। नॉट कन्वर्सली का मतलब तुम अपनी मर्जी से कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस तो हो पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो बच्चे आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल चैप्टर में, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लाइन लिखकर छोड़ दी, पर पेपर में अगर ये थ्योरम आती है तो आप एफ एक्स बराबर मोड एक्स, आपने बिल्कुल किया हुआ है ये क्वेश्चन कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आप 0 पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी निकालना, 0 पर ये हमेशा कंटिन्यूस है पर 0 पर ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये पूरा एग्जांपल आपको करके दिखाना है, मैंने तो सिर्फ लिख कर छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे हैं, तो वहाँ से कोई भी ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस हो पर डिफरेंशिएबल ना हो वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो बच्चे ये थ्योरम खत्म। अब 2 थ्योरम्स और हैं, उसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स और पढ़नी होंगी। तो बच्चे नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं हम लोग। तो बच्चे सबसे पहली डेफिनेशन है हम लोगों के पास, ध्यान से देखना आप लोग।
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सारों के मैंने डायग्राम भी थोड़े थोड़े से बनाए हैं, तो स्टेटमेंट फटाफट से समझते हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डेफिनेशन अगर पेपर में पूछे तो इसका क्या मतलब है, देखो नाम से पता लग रहा है, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते ऑर्डर में। तो क्या कहता, अगर कोई x पॉइंट y से क्या है बड़ा, और x के ऊपर जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी और y पे जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी, अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू fy है, देखो इक्वल का साइन भी है और ग्रेटर देन का साइन भी है। अगर कोई x पॉइंट y से बड़ा है और fx यानी फंक्शन की x पर वैल्यू और फंक्शन की y पर वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू fy है, तो बच्चे वो फंक्शन fx क्या कहलाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी किसी भी फंक्शन को अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनना है तो अगर x बड़ा है y से तो fx भी बड़ा या बराबर होना चाहिए fy के। तो ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है देखो इंक्रीजिंग में है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर बराबर रह रहा है और फिर यहाँ पर बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने बराबर का साइन भी यूज़ किया है इसलिए ये इतनी चीज़ fx बराबर fy को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो सोचो, अगर ये मेरा x पॉइंट है, अगर ये मेरा x पॉइंट है और ये मान लो मेरा y पॉइंट है, तो तुम्हें दिख रहा है x एक्सिस पे यहाँ पर x बढ़ते क्रम में होता है, तो x पॉइंट बड़ा दिख रहा है हमें y पॉइंट से, और x पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये है, तो ये चीज़ फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और y पे फंक्शन की वैल्यू ये है। तो आप देख रहे हो अगर x बड़ा है y से तो fx भी बड़ा आ रहा है fy से, और बराबर किस केस में आ रहा है, मान लो ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग fx और fy की वैल्यू सेम है। तो अगर x बड़ा है y से तो fx बराबर हो सकता है या तो fy के, या fx बड़ा होगा fy के। अब इसको डिटेल में कैसे पढ़ेंगे या समझेंगे, अगर किसी थ्योरम के अंदर जो पॉइंट बड़ा दे रखा है, यानी x और y में अगर x बड़ा है तो fx fy से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर, तो फिर ऐसे फंक्शंस क्या कहलाएंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे बच्चे, अगर ये इक्वल वाला साइन हटा दें तो जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। यानी अगर x और y में x बड़ा है तो fx और fy में fx ही बड़ा होना चाहिए, यानी जो पॉइंट बड़ा उसी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर बड़ी है तो वो हमेशा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये जो मैंने हल्का सा रफ आइडिया ग्राफ बनाया है आप देख सकते हो, इसमें लगातार जब जब x की वैल्यू बढ़ रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, कहीं भी बराबर वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पर बराबर वाला केस था। सेम चीज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ग्राफ यूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये देखो ग्राफ लगातार घट रहा है, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, यूँ कम हुआ, फिर बराबर हुआ, फिर कम हुआ। तो डेफिनेशन क्या लिखी, अगर x पॉइंट बड़ा है y से और अगर फंक्शन स्क्रीन पर वैल्यू निकालने हैं तो वो उल्टा हो जाना चाहिए, यानी fx छोटा या बराबर होना चाहिए fy के। और ऐसे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, अगर वर्ड लग जाए स्ट्रिक्टली तो ये इक्वल वाला साइन हटा दो, यानी पॉइंट तो x बड़ा है पर फंक्शन की वैल्यू y की बड़ी है, तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। और उसका ग्राफ कुछ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, ये कंटिन्यूसली घटता जा रहा है, इसमें बराबर का साइन नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने ये वाली सिचुएशन नहीं बनाई। तो ये फटाफट से चारों डेफिनेशंस याद कर लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम्स करवा रहा हूँ और पेपर में उन 2 में से एक थ्योरम आएगी ही आएगी। तो बच्चे नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट समझें। f एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है a से b इंटरवल में, सच दैट f डैश c की वैल्यू कहता है एग्जिस्ट भी कर रही है। एग्जिस्ट का मतलब वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आ रही, इन्फिनिटी के अलावा कोई भी और चीज़ है, इसका मतलब f डैश c एग्जिस्ट कर रहा है, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। और f डैश c कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव। अब f डैश c अगर पॉजिटिव है इसका मतलब f डैश c का मान 0 से बड़ा है। फॉर सम c बिलोंग्स टू ए बी, किसी c पॉइंट जो कि a से b के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो कहता देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, तो कहता कोई एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, किसका, c का। c का नेबरहुड किससे रिप्रेजेंट किया, c माइनस डेल्टा कोमा c प्लस डेल्टा। बच्चे NHD की फुल फॉर्म है नेबरहुड, नेबरहुड को हिंदी में बोलते हैं आसी पड़ोसी। तो c के आस पड़ोस को किससे रिप्रेजेंट किया, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा। तो कहता c पॉइंट का कोई ऐसा नेबरहुड c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिसके अंदर विच fx इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, जिसके अंदर फंक्शन का बिहेवियर कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब देखो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होता है, डेफिनेशन देखो, अगर पॉइंट्स के नाम x और y हैं, अगर x बड़ा है y से
तो फंक्शन की वैल्यू भी एफ एक्स ही बड़ी होगी एफ वाई से। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी रखता है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को क्या बोलेंगे? SMI, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ऐसे ही स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग को क्या बोलेंगे? SMD। ठीक है बच्चे, तो आगे की थ्योरम्स के लिए ध्यान रखना। अब अपने को गिवन क्या है इसमें, वापिस सुनो। एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है और वो पॉजिटिव है, यानी एफ डैश सी की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो कहता प्रूव करो कि ऐसा कोई नेबरहुड मिलेगा जिसके अंदर फंक्शन का बिहेवियर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अगर प्रूव करना है तो ये लाइन प्रूव करनी है बच्चे। तो वो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। पहले तो जो चीज़ गिवन है और क्या चीज़ प्रूव करनी है वो लिख रहे हैं, तो आराम से समझना। सबसे पहले गिवन है एफ एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है ए से बी इंटरवल में, सच दैट एफ डैश सी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है और पॉजिटिव है, और कोई सी पॉइंट है जो ए से बी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। इतनी बातें गिवन थी। अच्छा, एफ डैश सी पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब तो दैट मीन्स एफ डैश सी की वैल्यू 0 से क्या है? बड़ी। इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात तो गिवन थी। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है? एफ एक्स बी ए स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। किस नेबरहुड में? सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, और ये नेबरहुड है किसका? सी पॉइंट का। अब बच्चे ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगली थ्योरम जो करेंगे उसमें इस थ्योरम का रिजल्ट यूज होगा, तो इसको पढ़ना भी सीखो कि अगर हमें एफ डैश सी की वैल्यू 0 से बड़ी दी हुई है तो उस केस में हमेशा फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। और किसके नेबरहुड में? यहाँ पर जो पॉइंट लिखेंगे, तो सी का नेबरहुड किससे लिखते हैं? सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। फिलहाल इस थ्योरम में ये लाइन मेरे को प्रूव करनी है, पर अगली थ्योरम में अगर मेरे को ये चीज़ 0 से बड़ी दे रखी होगी तो ये लाइन मैं ऑटोमेटिकली लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं अब इस थ्योरम में ये बात प्रूव कर चुका हूँगा। तो देखो, इस लाइन को प्रूव करने के लिए क्या किया, अपने को एक छोटी सी बात गिवन थी कि फंक्शन एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो, एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, ये गिवन था तो बुला लिया। एफ डैश सी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लगा दो बच्चे। सी पॉइंट पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब बच्चे मैंने इस चीज़ को पहले लिख दिया और इस चीज़ को बाद में लिख दिया, यानी इसको इधर और इसको इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको लिख दिया बच्चे पहले, और बराबर में चल रहा है एफ डैश सी, तो ये एफ डैश सी लिखा हुआ है, कोई कन्फ्यूज़ मत होना। बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया और कुछ नहीं किया, और इसको बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बनने वाली है। अब बच्चे इसके अगले स्टेप को समझने के लिए पहले अपने को यहाँ वाली बात समझनी होगी। तो साइड में लिखा हुआ है, ये आप चाहिए पेपर वाले दिन मत लिखना ये इतनी इतनी चीज़। अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले कंटिन्यूस की डेफिनेशन सिखाई थी, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, समझाई थी ना बच्चे। तो कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन इसको देखकर भी लिख सकते हो। ये देखो कैसे, सी को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स माइनस सी का मोड लेस देन डेल्टा आप लेकर चलते हो, और इधर लिखो एफ एक्स, इस एफ सी को इधर लेकर आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और उसका मोड लेस देन क्या प्रूव करना होता है? एप्सिलॉन। भाई कॉची कंटिन्यूस आपको कल परसों पढ़ाई थी बच्चे। अगर ए पॉइंट पर लिखते हैं तो एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा लेकर चलते हो, और यहाँ पर दोनों तरफ एफ लगा दो, यानी एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड किससे छोटा? एप्सिलॉन से छोटा। चाहिए तो आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस चीज़ से बनाना भी सीखो। तो इससे अगर कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन बनानी है तो बच्चे सी को उधर ले जाओ तो एक्स माइनस सी का मोड लेस देन डेल्टा लेकर चलोगे, और एफ सी को उधर ले जाओ तो एफ एक्स माइनस एफ सी का मोड लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करो। अगर प्रूव कर देंगे तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? सी पॉइंट पर कंटिन्यूस। तो देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को कंपैरिजन करो। क्वेश्चन में फंक्शन एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर वो सी पर डिफरेंशिएबल है तो अभी अभी बताया है कि अगर आप थर्ड ईयर में हो तो सेकंड ईयर में पास हो, तो अगर कोई चीज़ सी पर डिफरेंशिएबल है तो वो सी पर कंटिन्यूज होगी ही होगी। तो मैंने क्या लिखा देखो, क्योंकि एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सी। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो अगर हम थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं तो हम सेकंड ईयर में पास हैं, तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी हमें आती है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, तो एफ एक्स वो कंटिन्यूस भी होगा सी पॉइंट पर। और फिर बच्चे इसमें कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगा रहा हूँ, तो ये जो नोट समझाया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो पहले सी को उधर ले जाओ तो एक्स माइनस सी का मोड लेस देन डेल्टा, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो बच्चे इसके ऊपर अगर कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगाएं तो देखो ये वाली चीज़ को लिखते हैं हम यहाँ पर,
फिर माइनस का साइन, इस वाली चीज़ को लिखते हैं यहाँ पर और उसका मोड लेस देन लिखते हैं एप्सिलॉन। तो बच्चे ये मेरा एफ एक्स का काम कर रहा है। इस पूरे को मैंने लिखा यहाँ पर, फिर लिखा माइनस का साइन, आर एच एस में जो भी चीज़ होती है उसको लिखते हैं यहाँ पर और उसका मोड लिखते हैं लेस देन एप्सिलॉन। तो ये वाली चीज़ का नोट मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो देख लो एक बार फिर से, एक्स माइनस सी का मोड लेस देन डेल्टा, यहाँ पर जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पर, माइनस का साइन, और आर एच एस में जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पर और उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन। तो बच्चे एफ एक्स में था ये पूरा, फिर माइनस का साइन, आर एच एस में जो चीज़ थी वो यहाँ पर और उसका टोटल मोड लेस देन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। अब बच्चे जिन्होंने पहले वाली 2-3 वीडियोस में देखा है काम, तो मैंने इसको मॉडुलस फ्री करना सिखाया था आपको। 2 केस बनाओगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और वो लिखना भी सिखाया था। जिनको नहीं पता वो उस वीडियो को पहले अच्छे से देखें बच्चे। मैं एक बार यहाँ से डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। ये वाली चीज़ को हमेशा बीच में लिखते हैं, फिर ये वाला साइन लगाते हैं बच्चे, इस वाली चीज़ को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो होता है उसको एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ। तो सेम चीज़ अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो ये वाली चीज़ तो बीच में, तो ये वाली चीज़ तो बीच में, फिर ये वाला और ये वाला साइन, ये वाली चीज़ को हमेशा यहाँ पर और यहाँ पर, और जो आर एच एस में होता है उसको यहाँ पर माइनस करो और यहाँ पर प्लस करो। तो बच्चे ये मॉडुलस फ्री मैंने करना सिखाया हुआ है, उसका ही यूज़ करके मैंने ये लाइन लिख दी। अब बच्चे ये लाइन लिखने के बाद इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसको नेबरहुड के रूप में लिखना चाहें तो एक्स पॉइंट किस में बिलोंग कर रहा है, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, क्योंकि इस लाइन का मतलब क्या है कि एक्स सी माइनस डेल्टा से बड़ा है और सी प्लस डेल्टा से छोटा है। तो इसको आप लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस डेल्टा कोमा सी प्लस डेल्टा से। तो इसको यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। इस लाइन को ये भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, तो वो लिख देना बाद में कहीं भी, ठीक है। यहाँ तक पहुँच जाओ। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब उसके बाद बच्चे क्वेश्चन में गिवन है कि एफ डैश सी 0 से बड़ा है, मैंने बुला लिया, और कल एक थ्योरम करवाई थी वैसी ही थ्योरम है। एप्सिलॉन क्या होता है, 0 से बड़ा पर बहुत ही छोटा। अब सोचो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव, और इसमें से अगर बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू घटाएंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। भाई 5 में से 0.00001 घटाएंगे तो भी प्लस में 4 आएगा, तो इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये पूरा रिजल्ट भी 0 से क्या ही होगा, बड़ा। अब इक्वेशन 2 का यूज़ कर रहे हैं, देखो ध्यान से। ये बंदा कहता मैं 0 से बड़ा हूँ, तो ये बंदा कहता मैं 0 से बड़ा हूँ, तो मैंने लिखा ये बंदा कहता मैं 0 से बड़ा हूँ, यानी इस चीज़ को ही लिखा है, देखो एज इट इज़। 0 निशान इस तरफ खुला है तो मैंने भी इसी तरफ खोल के रखा। और अब इक्वेशन 2 में ये चीज़ कहती है, इक्वेशन 2 में कि मैं छोटा हूँ इससे, तो मैं छोटा हूँ इससे। तो ये लाइन बन चुकी है बच्चे। अब ये लाइन अगर बन चुकी है तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा स्टेप बड़ा है 0 से, तो मैंने लिखा ये पूरा का पूरा स्टेप बड़ा है 0 से। अब सोचो ये पूरी लाइन अगर 0 से बड़ी है तो कब कब पॉसिबल है कि ये पूरा रिजल्ट 0 से बड़ा रहे। भाई ऊपर वाली चीज़ भी अगर पॉजिटिव हो, नीचे वाली चीज़ भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिजल्ट 0 से बड़ा रहेगा। या फिर दोनों नेगेटिव हो, भाई ऊपर वाली चीज़ भी नेगेटिव हो, नीचे वाली चीज़ भी नेगेटिव हो, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो भी ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हमने क्या लिखा, ये लाइन अपने आप बनी है, ये लाइन अपने आप बन चुकी है। तो ये हमने कहा कि ये पूरी चीज़ 0 से बड़ी 2 केस में हो सकती है, या तो ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो या दोनों की दोनों चीज़ें नेगेटिव हो। दोनों केस में टोटल रिजल्ट 0 से बड़ा रहेगा। तो हमने 2 केस बनाए। पहला केस मैंने कह दिया एक्स माइनस सी भी 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव, और ये चीज़ भी पॉजिटिव, तो एफ एक्स माइनस एफ सी भी किससे बड़ा, 0 से। तो यहाँ से माइनस सी को अगर उधर भेजें तो एक्स बड़ा सी से, और माइनस एफ सी को उधर भेजें तो एफ एक्स बड़ा एफ सी से। अब ध्यान से सुनो, एक्स और सी में बड़ा कौन है?